दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर 6 जिसका टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल। क्या टॉपिक है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। दोस्तों यह क्लास इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, टीएचटी, पीएचटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसवी, समग्र शिक्षा अभियान और दोस्तों आरओ ए आर ओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यू ट्रिपल एससी, अर्थात ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। देखिए क्या है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो दोस्तों अपना टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्या क्या पढ़ना है इसमें। इसमें आपको एक आकृति दिख रही होगी जिसमें पर्वत, पठार, पर्वत श्रृंखला, पहाड़ी, मैदान, सहायक नदी, नदी, झील, वितरिका, डेल्टा, नदी मुहाना, स्थल संधि, तट, प्रायद्वीप, जल संधि, द्वीप और समुद्र। तो यही सब क्या है? ये विभिन्न प्रकार के पृथ्वी पर स्थल रूप है। आगे देखिए, फिर हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वलित पर्वत, भूपर्वतीय पर्वत भी 3 प्रकार के दोस्तों होते हैं। वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। इन सब चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। ये रहा ज्वालामुखी पर्वत। फिर पठार के बारे में भी देखेंगे। फिर मैदान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फिर देखेंगे स्थल रूप एवं लोक। जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप होते हैं उसमें कैसे लोग रहते हैं और कैसे वह मनुष्य या अन्य प्रजातियों के लिए भी उपयोगी है, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी डियर स्टूडेंट्स प्राप्त करेंगे। तो इतनी चीजें दोस्तों हम लोगों को पढ़नी है। आइए आइए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए दोस्तों, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो कि चित्र 6.1 में दिखाए गए। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती है, अर्थात जो पृथ्वी की सतह है कहीं खाई भी है, कहीं समतल है, तो कहीं पर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर घने जंगल हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर झरने हैं, तो कहीं पर पठार है। दोस्तों जो अपनी पृथ्वी की सतह है वह एक समान नहीं है। देखिए आप देखेंगे कि जो पृथ्वी की सतह है सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल है। देखिए स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े होते हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। जिस मैदान पर डियर स्टूडेंट्स आप खड़े हैं, आपने अपना निवास स्थान बनाया है, आप जिस मैदान पर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वह मैदान गति कर रहे हैं। और जो पृथ्वी का केंद्र है, जो पृथ्वी का नीचे का हिस्सा है, उसमें लगातार गति हो रही है। अर्थात पृथ्वी के जो अंदर का हिस्सा है उसमें गति होती जा रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं पर धंस जाती है। अर्थात आपने पृथ्वी के ऐसे बहुत सारे हिस्से देखे होंगे जो पर्वतों के रूप में हो सकते हैं, पहाड़ों के रूप में हो सकते हैं, पठारों के रूप में हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी स्थल देखे होंगे जो गहरी खाई के रूप में होंगे, गड्ढों के रूप में होंगे, इत्यादि। देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। अगर 600 मीटर से अधिक है, 600 मीटर से अधिक है और खड़ी ढाल है तो वह दोस्तों पर्वत कहा जाएगा। अगर वही चीज 8000 देखिए क्या है तो वह पहाड़ी कही जाएगी। अगर इसी जगह
8000 मीटर से ऊंचे होंगे तो उनको पर्वत कहा जाएगा, जैसे माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की डियर स्टूडेंट्स जो ऊंचाई है वह 8848 मीटर है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहा जाता है। जो पृथ्वी की दोस्तों ऊपरी सतह होती है, जो जमीन की ऊपरी सतह होती है, जब वह टूट जाती है या घिस जाती है, इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन की क्रिया के द्वारा नीची हो जाती, अपर्दन क्रिया के द्वारा जो सतह होती है डियर स्टूडेंट्स, वह काफी नीचे हो जाती। जब इसको भरा जाता है तो उस क्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहते हैं? उस क्रिया को डियर स्टूडेंट्स निक्षेपण कहते हैं। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। किसके द्वारा? या तो जल के माध्यम से होगा या वायु या बर्फ के द्वारा ये चीजें होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में विभाजित करते हैं। पर्वत क्या होंगे? सबसे अधिक ऊंचे होंगे। पहाड़ियां उससे कम। और पठार क्या होता है कि उनका बेस तो चौड़ा होता है बट ऊपरी हिस्सा एकदम सपाट होता है। बट पर्वत और पहाड़ों में क्या होता है? बेस चौड़ा है और ऊपरी हिस्सा एकदम शंक्वाकार होता है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे पर्वत को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए, क्या है ये मैटर? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। हम सभी जानते हैं जो पर्वत है वह पृथ्वी की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत की पहचान क्या होती है? जो इसका शिखर होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, वह छोटा होता है। कैसा होता है? शंक्वा आकार होता है। और जो इसका आधार होता, बेस होता, वह चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होगी। एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे पहाड़ों की आप ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, वैसे ही क्या होगा? जलवायु ठंडी होती जाएगी। और जब जलवायु ठंडी होगी डियर स्टूडेंट, तो टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उनको हिमानी कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं डियर स्टूडेंट जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो दोस्तों, वहां पर जो नदियां होती हैं उसको हिमानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। देखिए, पर्वतों पर रहने के लिए ऊंचाई पर जैसे आप जाएंगे तो जलवायु कम होगी। जलवायु कैसी होगी? ठंडी होती जाएगी। जब दोस्तों इस तरीके का माहौल होगा तो एक और इसकी विशेषता होती है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जो वेसल्स होती हैं उनके फटने की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, जो लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं, वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर वो पर्वतों पर चढ़ते हैं या पहाड़ों पर चढ़ते हैं। दोस्तों, तो यहाँ का जो जीवन होता है वो बहुत अधिक कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो ऐसी भूमि होती है जहाँ पर फसल उगाई जा सके, अर्थात कृषि योग्य भूमि नहीं होती, क्योंकि इन पर्वतों एवं पहाड़ों की जो ढाल होती है वह कैसी होती? तीव्र होती है। खड़ी ढाल के होते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते, जिसे दोस्तों श्रृंखला कहा जा सकता है। अर्थात एक से अधिक पहाड़ है जो लाइन में है, क्रम से है, सीरियल में है, तो इसे श्रृंखला कह सकते हैं। देखिए, आप एक चित्र देख पा रहे होंगे बाएं साइड, जिसमें एक बच्ची है, एक पर्वत या पहाड़ बनाने की कोशिश कर रही है किसी वस्तु से। देखिए दोस्तों, चित्र आपके समक्ष है। वलित पर्वत। तो आप सबसे पहले समझे कि वलित पर्वत होता क्या है। वलित पर्वत ऐसा पर्वत जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ हो, अर्थात ऐसा पर्वत जिसकी सतह एक समान ना हो, उसे वलित पर्वत की श्रेणी में रख सकते। एग्जाम्पल आप हिमालय का पर्वत ले सकते हैं,
अरावली की पहाड़ियां ले सकते हैं, जो सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है वलित पर्वतों की। ये चित्र देखिए, वलित पर्वत हिमालय जैसा कि आपके सामने है। देखिए दोस्तों, बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, जैसे हिमालय। तो हिमालय की बात करें, ये लद्दाख से लेकर डियर स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। तो ये कई हजार किलोमीटर के अंतर्गत ये आता है, अर्थात इसकी काफी लंबाई है दोस्तों। देखिए होता क्या है, जैसे हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, और डियर स्टूडेंट, जो पर्वत है उनको 3 प्रकार में विभाजित किया गया। पहला प्रकार क्या है? वलित पर्वत। वलित पर्वत ऐसा पर्वत होता है जिसकी जो सतह होती है वह ऊबड़-खाबड़ होती, अर्थात एक समान नहीं होती है। दूसरा भ्रंशोत्त पर्वत है, और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। भ्रंशोत्त पर्वत क्या होता है? जो एक बड़े पहाड़ से टूटकर, बड़े पर्वत से टूटकर एक नए पर्वत का निर्माण करे। इस पूरी क्रिया को डियर स्टूडेंट भ्रंशोत्त पर्वत कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत हम सभी लोग जानते हैं, ऐसे पर्वत जिनसे लावा निकलता रहता है। अब देखिए, हिमालय तथा आल्प्स पर्वत, आल्प्स वलित पर्वत है, जिनकी सतह ऊबड़-खाबड़ तथा शिखर जो है वह शंक्वाकार है। और दोस्तों, जब शिखर शंक्वाकार होगा तो यह तय है कि इनका जो आधार है वह चौड़ा होगा। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की, देखिए, भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। यहां से थोड़ा सा दोस्तों आप समझ लें। देखिए, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, एवं इनकी ऊंचाई क्या है? कम है, और ये बहुत पुराने वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। देखिए, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? भ्रंशोत्त पर्वत कहते हैं। देखिए, कोई बड़ा सा पहाड़ है, जैसे हिमालय, इससे टूटकर एक नया पर्वत बन जाए और वो ऊर्ध्वाधर रूप से अपने आप को विस्थापित कर ले, तो इस क्रिया को भ्रंशोत्त पर्वत कहेंगे। और इसी क्रिया या प्रक्रिया के माध्यम से भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड कहते हैं। आइए अभी आपको समझाते हैं। जब किसी पर्वत का एक हिस्सा उठ जाता है, क्या होता है दोस्तों? जब पर्वत का एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है, उसको उत्खंड, इंग्लिश में हास्ट कहते हैं। इंग्लिश में हास्ट कहते हैं और हिंदी में उसको उत्खंड कहते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो। यह हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, इसको उत्खंड भ्रंश कहेंगे। इसी जगह अगर एक हिस्सा नीचे धंस जाए तो उसको द्रोणिका भ्रंश कहेंगे। देखिए, ये रहा किस तरीके से है। द्रोणिका भ्रंश, यह हिस्सा जो है वह नीचे धंसा हुआ है। देखिए, यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के एग्जाम्पल है। बाई चांस अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि यूरोप की राइन घाटी है तथा वाजेस पर्वत है, वॉसजेस पर्वत है। इस तरह पर्वत के एग्जाम्पल है। देखिए, एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति आप स्वयं पता लगाइए। इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण भी आप पता कर सकते हैं। आइए अब दोस्तों, अब वक्त आ गया है। ये देखिए, चित्र आपने भ्रंशोत्त पर्वत का देखा था, मैंने आपको दिखाया उत्खंड भ्रंश और द्रोणिका भ्रंश। अब हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। देखिए, ज्वालामुखी के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपसे कभी पूछे जाएं तो आप बता सकते हैं क्या है?
अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। देखिए दोस्तों, पर्वत क्या होते हैं? बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार हैं। बहुत सी नदियों का ये स्रोत होते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो पर्वत या पहाड़ होते हैं किस तरीके से अपने लिए लाभदायक है। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं। देखिए, पर्वत क्या होते हैं? जल के संग्रहगार होते हैं, अर्थात जल इनके अंदर सुरक्षित या संरक्षित रहता है। दूसरी चीज, बहुत सी नदियों के स्रोत होते हैं। पर्वतों में स्थित हिम नदियों में होता है, अर्थात आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के जो पर्वत हैं उनसे नदियां निकलती हैं, अर्थात इनके जो हिमनद होते हैं उसमें नदियां जो होती हैं उनसे नदियों का उत्पादन होता है, अर्थात उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं। और फिर जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग किस किस के लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए, पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, जिससे बायोडायवर्सिटी बढ़ती है, अर्थात जैव विविधता यहाँ पर अधिक पाई जाती है। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ईंधन प्राप्त होता है, चारा प्राप्त होता है, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां आदि चीजें प्राप्त होती हैं। और देखिए भाई, पर्वत होंगे तो आसपास क्या होगा दोस्तों? उसके जंगल भी होगा, तो उनसे इन सब चीजें ही प्राप्त होती हैं। और देखिए, सैलानियों के लिए जो पर्यटक होते हैं वो जो विभिन्न प्रकार के इस टाइप के फेमस या प्रसिद्ध या आकर्षित करने वाले पर्वत होते हैं वहां पर घूमने भी आते हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के जैसे खेल भी होते हैं। देखिए, पहाड़ों या पर्वतों पर खेल कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के लिए प्रचलित। देखिए, इसको स्काइंग भी कहते हैं और स्कीइंग भी कहते हैं, दोनों शब्दों से इसका उच्चारण होता है। क्या आप हिमालय में कुछ स्थित ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे। देखिए, अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण, ज्वालामुखी पर्वत का चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। किस तरीके से ज्वालामुखी राख, भाप और गैस युक्त बने बादल आपके समक्ष आपको चित्र में दिख रहे होंगे। लावा दिख रहा होगा। ज्वालामुखी शंकु शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। लावा बम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। ये देखिए, आप चित्र देख पा रहे होंगे। एक व्यक्ति है जो बर्फ पर क्या कर रहा है? स्काइंग कर रहा है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है इस खेल को? ये चीज आपको बतानी है। अगला जो आपके सामने टॉपिक है वह है पठार। क्या है दोस्तों? पठार। आइए देखते हैं क्या है पठार। देखिए दोस्तों, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। देखिए, होता ये भी पर्वत की तरीके, पहाड़ की तरीके, बट पहाड़ पर्वत में जो ऊपरी हिस्सा होता है वह शंक्वाकार होता है। बट पठार में क्या होता है? इसका ऊपरी हिस्सा सपाट होता है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है। तो दोस्तों, इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वह मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय प्राय क्या होती? कुछ 100 मीटर होती है। कितनी होती है? कुछ 100 मीटर होती है। देखिए, आपको बता दें, कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 तक या कई हजार तक हो सकती है। पठारों पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। अब देखिए, भारत में कौन सा पठार है जो फेमस है? तो हम सब लोगों ने सुन रखा है, जो भारत में दक्कन का पठार है यह पुराने पठारों में से एक है। इसका केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के बेस्ट एग्जाम्पल है। तिब्बत का पठार चित्र आप देखेंगे, ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है।
अगर कभी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव तौर पे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आप कह सकते हैं तिब्बत का पठार, और जिसकी ऊंचाई डियर स्टूडेंट समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। तिब्बत जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है डियर स्टूडेंट्स वह 4000 से 6000 मीटर तक है। आइए दोस्तों अब पढ़ेंगे ये उपयोगी कैसे होते हैं। देखिए पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। क्या होती है दोस्तों? खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। देखिए दोस्तों कैसे विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी बागों में स्थित हैं। अब हम देखेंगे अफ्रीका का पठार। देखिए जो अफ्रीका का पठार है वह सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? अफ्रीका में जो पठार है वह गोल्ड और डायमंड की माइंस के लिए फेमस है। भारत में छोटा नागपुर पठार है, यह किस लिए फेमस है? यह दोस्तों फेमस है लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े स्तर पर यहां पर भंडार पाए जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्या है मैटर। देखिए दोस्तों पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात है। आइए कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट यहां से बताते हैं। पहली बात समझे, जो हुंडरू जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है? तो वह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और जो स्वर्णरेखा नदी है वह छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर भारत में स्थित है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के कुछ एग्जाम्पल हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता है। देखिए लावा पठार क्या होता है? जैसे ज्वालामुखी का पर्वत जब विस्फोट करता है तो अपने साथ विभिन्न प्रकार की चट्टानों को लाता है। तो जब ये ठंडी हो जाती हैं तो राख और काले पठारों के रूप में, काले पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो जाती, धीरे धीरे ये काली मिट्टी के रूप में हो जाती, जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए अधिक इंपॉर्टेंट है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इससे क्या अर्थव्यवस्था में भी सुधार होती है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे मैदान। देखिए मैदान क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो समतल हो, जिस पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां निवास करती हो, स्पेशली मनुष्य जाति उस पर निवास करती हो। अपने जीवन जीने के लिए उसने निवास स्थान बनाया हो, अपना पेट भरने के लिए उसने विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई हों, अर्थात अपनी उपयोग करने वाली सभी संसाधन उसने वहां पर जुटाए हों। देखिए मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मात्र समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित करती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। आप अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू और सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती। निक्षेपित शब्द का मतलब होता है सपोज दैट अगर कोई गड्ढा है, उस गड्ढे को भरना, इस प्रक्रिया को निक्षेपण या निक्षेपित कहते हैं। तो पत्थर, बालू तथा सिल्ट से वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है जो बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। देखिए दोस्तों सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के माध्यम से जाया जाता है, ठीक है, ये एक प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर मैदान समतल है तो परिवहन में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से जाया जा सकता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। जो भाग समतल होगा, जहां पर फसलें उगाना आसान होगा, जहां पर
संसाधन जुटाना बहुत सिंपल होगा दोस्तों, वहीं पर जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा निवास भी करेगा। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। अब बात करें एशिया में, तो एशिया महाद्वीप में दोस्तों जो भारत में गंगा एवं जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, वह बहुत अधिक फेमस है दोस्तों। इसके किनारे बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और अपना जीवन यापन करती है। चीन में यांगत्से नदी का मैदान भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। देखिए, भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब हम लोग देखेंगे स्थल रूप एवं लोग। देखिए, स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप देखिए यहां से देखते हैं और आपको समझाते जाते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है क्योंकि जैसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जलवायु ठंडी होती जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, प्लस पर्वतों और पहाड़ों की जो ढाल होती है वह खड़ी होती है, तो वहाँ निवास स्थान बनाना और कृषि के लिए भूमि नहीं होने के कारण वहाँ का जीवन बहुत अधिक कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत सरल होता है और आसान होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। ये देखिए एक चित्र, आप किस तरीके से आप पीछे नारियल के पेड़ देख पा रहे होंगे, फिर आगे आप गन्ने की फसल देख पा रहे होंगे, फिर उसके बाद आप कुछ महिलाएं देख पा रहे होंगे जो कि क्या कर रहे हैं, फसल को रोपित कर रहे हैं, जैसे धान की फसल का रोपण करना। आइए अब आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, देखिए प्राकृतिक आपदाएं क्या है? भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार जिसको कहते हैं, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि बरसात के मौसम में भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर बाढ़ आती है, जिससे जीवन जो होता है तहस नहस होता है, जन धन सबकी हानि होती है। जैसे कुछ राज्य हो गए बिहार का उत्तरी भाग, पश्चिमी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, इनके कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर हर साल बाढ़ आती है और बहुत कुछ समस्याएं उत्पन्न होती। तो दोस्तों, कुछ राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए दोस्तों, हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। हम सभी को दोस्तों पता है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहां पर आज से 10-15 साल पहले खेती हुआ करती थी, आज वहां लोगों ने घर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो उपजाऊ भूमि थी, उस पर लोगों ने अपने मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि यानी या पानी में फेंक देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप यूं ही किसी भूमि पर या किसी पानी में ऐसे कचरा फेंकेंगे तो इससे प्रदूषण होगा। प्लास्टिक जो स्पेशली है, यह हजारों वर्षों तक अपघटित नहीं होती, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में ना तो ये विभाजित होती है, ना ही भूमि में मिलती है, ना ही पानी में मिलती है। बट अगर आप इसको भूमि पर फेंकेंगे, भूमि के नीचे दब जाएगी, तो उस उतने एरिया, उस भाग के भूमि के हिस्से के टुकड़े को यह बंजर कर देगी और पानी में के साथ रिएक्ट करके विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती रहेगी। तो दोस्तों, प्लास्टिक जो है वह हेल्थ के लिए और इस एटमॉस्फेयर के लिए सभी के लिए नुकसानदेह होती है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो कि उन्हें गंदा कर देता, हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारी उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को
सुरक्षित रखें। अब आपको चित्र 6.8 में एक प्रदूषित नदी देख पा रहे होंगे। आइए कुछ चित्र दिखाते हैं। एक में आप देख पा रहे होंगे कुछ ऊंट चल रहे हैं। ये रेगिस्तान क्षेत्र है, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर ना पेड़ पौधे हैं, ना कृषि योग्य भूमि है, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ रेत है। दूसरा आप देख पा रहे होंगे समुद्र का किनारा, जहां पर कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ वनस्पति भी पाई जा रही, पेड़ पौधे भी पाए जा रहे और आसपास लोग दिख रहे हैं। तीसरा आप देख पा रहे होंगे कुछ लोग नदी में हैं, नाव पर सवार होकर इधर-उधर जा रहे हैं। ये दोस्तों एक नदी का सीन है। अब चौथा आपके सामने है, तो आपको एक जंगल टाइप का दिख रहा है। ये दोस्तों क्या है? ये एक पर्यटक स्थल लग रहा है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पेड़-पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब आपके सामने चित्र 5वां है, जिसमें आपको एक पहाड़ों पर निवास स्थान भी दिख रहा होगा। किस तरीके से लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ महिलाओं को आप चित्र 6 में काम करते हुए देख रहे होंगे। ये महिलाएं देखिए क्या कर रही हैं, किसी फसल की देखरेख या उनसे पत्तियां इकट्ठा कर रही हैं। साथ में आप देखेंगे किस तरीके से एक पठार का चित्र दोस्तों दिखाया गया है। 8 में देखेंगे कुछ व्यक्ति हैं जो नदी पर क्या कर रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं। रिवर राफ्टिंग करते हुए आप इनको देख पा रहे होंगे। चित्र 9 में देखिए कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर भेड़ बकरियां चर रही हैं। और चित्र 10 में आप देखेंगे एक ऐसा चित्र है जहां पर आने जाने में समस्या हो रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है। तो इतनी चीजें दोस्तों आप लोगों ने देखी हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आइए एक बार फटाफट दोस्तों रिवाइज करते हैं और समझते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल हमने पढ़े दोस्तों, कैसे होते हैं। इस चित्र को फिर से देख लें और पूरे चैप्टर का सारांश इसी से समझ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पर्वत के बारे में पढ़ा। वलित पर्वत होते हैं, भ्रंशोत पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। इनके बारे में पढ़ा है दोस्तों। पठार के बारे में पढ़ा है, कौन सा पठार सबसे ऊंचा है, इसके बारे में पढ़ा। मैदान किस तरीके से उपयोगी है, स्थल रूप एवं लोगों का क्या कोऑर्डिनेशन है, इसके बारे में भी दोस्तों हम लोगों ने अच्छे से जानकारी ली है। दोस्तों उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपसे वादा है कि एनसीईआरटी की क्लासेस आपको इसी तरीके से लगातार मिलती रहेंगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।